Hello students, कैसे हैं आप सभी? So I hope you all are fine. So now we are just going to see mathematical treatment of interference of waves या इसी को हम बोलेंगे mathematical और analytical treatment of the interference of waves या superposition of waves या इसको हम अदर टर्म में लिख सकते हैं conditions for constructive and destructive interference. हमने कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, बट वो ग्राफिकली था. नाउ वी हैव टू सी मैथमेटिकली. सो वी आर कंसीडरिंग टू वेव्स एंड दीस वेव्स आर हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड A and एम्पलीट्यूड B, एंड देयर इज अ फेज डिफरेंस इज phi. So this is first equation, displacement. This is second equation, displacement. It is okay. Now by applying सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करने पर क्या मिलेगा? ये y2 हो गया. देन y रिजल्टेंट टेल मी y रिजल्टेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 विथ वेक्टर, राइट? y1 प्लस y2. Now what is the value of y1? y1 is a sin omega t plus b sin omega t plus phi, right? So a sin omega t, b sin omega t plus phi. So finally we are having one formula and we will write this in expand form, sin a plus b formula, and this value is a and this value is b. तो इसको हम लिख सकते हैं sin a cos b plus cos a sin b. ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी को हम यहां पुट करते हैं. सो y रिजल्टेंट इज इक्वल टू a as it is sin omega t, as it is b is कॉमन. इसकी फुल वैल्यू लिखिएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई की. साइन ए तो साइन ओमेगा टी कॉस बी मीन्स कॉस फाई प्लस कॉस ए साइन बी. इज इट ओके? नाउ जस्ट ओपन दिस बाय रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट ए साइन ओमेगा टी प्लस बी से मल्टीप्लाई किए करेंगे बी साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस बी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, राइट? ओके. सो ए साइन ओमेगा टी इज कॉमन हियर. साइन ओमेगा टी इज कॉमन हियर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं sin omega t is common here. What we are having? a plus b cos phi, और ये इसको एरिटी लिख सकते हैं b cos omega t and plus sin phi. यहां तक समझ में आया? ठीक है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे जितना पता है. y रिजल्टेंट, ये y रिजल्टेंट लिखा है. अब देखिए जो हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आनी चाहिए वो सिंगल फंक्शन में आनी चाहिए. कौन से फंक्शन में आनी चाहिए? सिंगल फंक्शन के फॉर्म में आना चाहिए, जबकि ये ऐसा नहीं हो रहा है. यहां तो कितने फंक्शंस बन रहे हैं? साइन और कोस टू फंक्शंस बन रहे हैं, तो हम इसको एक सिंगल फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. तब तक आप इसको थोड़ा सा नोट करें और थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा, तो मैं इसको सॉल्व करवा देता हूं. अब क्या करना पड़ेगा हमें? जो एक्स्ट्रा टर्म दिख रही है उसको हम अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं. कोई इक्वेशन, तो यहाँ पर जो a प्लस बी कोस फाई है, इसको हम कुछ बोल देते हैं. तो लेट, ये इक्वेशन को फर्स्ट बोल देते हैं, तो लिखते हैं लेट a प्लस बी कोस फाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा. ये वाले पार्ट को, ये पूरे पार्ट को हमने आर कॉस थीटा बोल दिया. जो रिमेनिंग पार्ट है क्या है? ओमेगा टी प्लस नहीं है बच्चों, यहाँ पर ओमेगा टी साइन फाई है. तो यहाँ पर जो b साइन फाई है, b
साइन फाई है, इसको हम बोल देते हैं आर साइन थीटा। दिस इज इक्वल सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। इज इट ओके? तो फर्स्ट, सेकंड, third equation, we are having three equations. If I put the value a plus b cos phi in equation first as well as b sin phi in equation first, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनती है देखते हैं। So putting the values in equation, जो हमारी लेड वैल्यूज हैं उनको हम इक्वेशंस में पुट कर देते हैं, तो मुझे मिलता है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी ए प्लस बी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी कोस फाई के प्लेस पर आर कॉस थीटा, राइट। ए प्लस बी के प्लेस पर ये साइन ओमेगा टी ऑलरेडी चल रहा था, प्लस कॉस ओमेगा टी एज इट इज रहेगा, और बी साइन फाई के प्लेस पर आर साइन थीटा। तो यहां से r कॉमन आ जाएगा, r कॉमन आ जाता है तो यहां पर क्या बचता है, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। ये फॉर्मूला हमने जस्ट लिखा था साइन a प्लस b के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू r साइन a प्लस b मीन्स ओमेगा टी प्लस थीटा। तो देखिए ये हमारी लास्ट इक्वेशन जो आई है, ये रिजल्टेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब इसमें हमारी जो अननोन वैल्यूज है उनको नोन में बनाना है, तो इस इक्वेशन को हम वैसे फोर्थ इक्वेशन बोल देते हैं। नाउ थीटा इज अननोन वैल्यू एंड आर इज अननोन वैल्यू, बट आर इज हियर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, यहां पर आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है एंड थीटा इज फेज। तो अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा a प्लस बी कोस फाई के प्लेस पर हमने क्या लिखा था, आर कॉस थीटा, ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी। तो इसको हमने क्या किया, इसको दोनों साइड स्क्वायर किया, तो ये मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कोस फाई। ये लेफ्ट साइड का हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। लेफ्ट साइड की स्क्वायरिंग में ये फॉर्मूला आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई इनटू ab cos फाई, और इसको सॉल्व किया तो ये मिल जाएगा r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ये थर्ड इक्वेशन में किया था। ऐसा ही फोर्थ इक्वेशन क्या थी, b sin फाई इज इक्वल टू r sin थीटा। अब इसको भी दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलिएगा यस नो? दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दिया हमने, थर्ड फोर्थ को ऐड किया तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो प्लस में आ रहा है उसकी वैल्यू 1 हो गई, और यहां क्या बन जाएगा बच्चों बताइएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई। ठीक है, तो यहां से यहां तक r की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। अच्छा हाँ, एक चीज और यहां से कैंसिल हो जाएंगी हमारी। देखिए दोनों को हमें क्या करना है, सम भी करना है, सम करना है तो ये देखिए कोस स्क्वायर फाई बी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो ये दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा क्या, सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई, यही बचने वाला, और राइट साइड बचेगा आर स्क्वायर। तो यहां पर r की वैल्यू हमें मिल जाती है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई। बोलिएगा क्लियर हो गया? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो मिल गया, दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है बच्चों, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, बोलिएगा यस। अब मुझे अगर थीटा की वैल्यू निकालना है तो यही इक्वेशन को यूज करूंगा अगेन, है ना। ये इक्वेशन को हमने फिफ्थ इक्वेशन बोल दिया। अगेन
फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ को हमने थर्ड से डिवाइड कर दिया। अगेन फ्रॉम फोर्थ डिवाइडेड बाय थर्ड। फोर्थ इक्वेशन क्या थी हमारी? फोर्थ इक्वेशन थी r sin फाइव और b sin फाइव, और ये थी a प्लस b cos फाइव, और यहां पर क्या था बताइएगा? r sin थीटा, और यहां पर था r cos थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, ये बन जाता है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू b sin फाइव अपॉन a प्लस b cos फाइव। ये हमारा देखिए थीटा भी आ जाएगा, इससे थीटा tan इनवर्स करके हम निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को सिक्स्थ इक्वेशन बोल देते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट पूरे समझ लीजिए, क्योंकि हम बहुत क्लोज पहुंचने वाले हैं हमारे मेन हेडिंग के। सो आई होप यू रिटर्न दिस ऑल थिंग्स। लिखिए प्लीज। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फिफ्थ, फिर से हमारी जो फिफ्थ इक्वेशन है वो क्या है? फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ इक्वेशन से क्लियर है, r इज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। बोलिएगा यस, राइट। ये इक्वेशन है हमारी। अब हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, r की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। इससे पहले हम थोड़ा एक टर्म समझते हैं, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये आई रिजल्टेंट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाइए, कोई कांस्टेंट के लिखिएगा और आर स्क्वायर की प्लेस पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। ठीक है, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। ठीक है, ओके। अब ये चाहते हैं आप कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम आए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम आए, एम्पलीट्यूड स्क्वायर का जो इंटेंसिटी होती है उसको मैक्सिमम करेंगे। तो मैं चाहता हूं आई मैक्सिमम मिले रिजल्टेंट। तो क्या मैक्सिमम हो सकती है? के की वैल्यू यहां पर हम कांस्टेंट की 1 मान लेते हैं। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और ये वैल्यू हो जाए 1। ठीक है, तो ये आई मैक्स बन जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। इन सिमिलर मैनर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो? मिनिमम हो। इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर माइनस 1 आ जाएगा। यहां पर फाइव की वैल्यू कितनी थी? फाइव की वैल्यू यहां पर थी, बताइए फाइव की वैल्यू यहां पर कितनी लिखी थी हमने? 0। यहां फाइव की वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा? ठीक है, जो भी हो cos फाइव की वैल्यू बनाएंगे। यहाँ पर cos फाइव की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, कितना है वो आगे हम लिख लेंगे। तो ये माइनस में जाएगा, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये रहेगा। मतलब इसको लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। मीन्स मैक्सिमम इंटेंसिटी इतनी मिलनी है जो आपका a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, एंड मिनिमम इंटेंसिटी आपको मिलनी है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, जब I मैक्सिमम मिलेगा तब जो हमें इंटरफेरेंस मिलेगा उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव। ध्यान रखिएगा, I मैक्सिमम मिलेगा उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब I मिनिमम मिलेगा तब क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बोलिएगा यस, इंटरफेरेंस। ओके, अगर इनका रेशियो निकालना चाहे तो आप लिख सकते हैं I मैक्स अपॉन I मीन। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप ध्यान रखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? तो हम डायरेक्ट कंडीशन लिखते जाएंगे। तो कंडीशन 4 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखेंगे पहले। कंडीशन 4 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आर मैक्सिमम आना चाहिए, ये आई मैक्सिमम आना चाहिए, ये आपको पता चल गया है, मतलब दोनों ही वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब फाई की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, फाई की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इस टाइप से देखिए क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, मतलब फाई की वैल्यू जीरो हो जाए या फिर हम कहें कोस फाई की वैल्यू कैसे भी करके 1 हो जाए। ध्यान रखिएगा, आर मैक्सिमम तभी हो सकता है जब कोस फाई की वैल्यू +1 हो सकती है। आप देखते हैं कोस फाई की वैल्यू कब कब +1 हो सकती है, तो फाई कितना हो जाए, देखिए फाई की वैल्यू कोस 0 में होता है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, cos 2 पाई में होती है 1, तो इससे हम फाई की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो n पाई अगर मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, n पाई, जिसमें n की वैल्यू में 0 से स्टार्ट करूं, n पाई में तो नहीं हो पाएगा, 2n पाई लिखता हूं, क्या लिखता हूं, 2 पाई, मतलब ये फेज जो है, फेज फाई की वैल्यू क्या है, फेज डिफरेंस जिसको हम बोल सकते हैं, फाई की वैल्यू क्या है 2n पाई, मतलब n कहां से स्टार्ट करें, 0 से 1 2 3, तो फेज डिफरेंस कितना कितना आ जाए, फाई इज इक्वल टू n की वैल्यू 0 रखिए तो 0, n की वैल्यू 1 रखिए तो 2 पाई, n की वैल्यू 2 रखिए तो 4 पाई, जितने भी इवन मल्टीपल वाले आ रहे हैं सब केस में कोस फाई की वैल्यू 1 होती जाएगी। सो for condition for constructive interference will be equal to this, phase difference should be n pi 2n pi, जिसमें n कहां से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर n तक, राइट। एंड पाथ डिफरेंस कब कब आती है, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो पाथ डिफरेंस को हम यहां पर बोल देते हैं PD, पाथ डिफरेंस को PD ही बोलते हैं। देखिए कंस्ट्रक्टिव टू कंस्ट्रक्टिव कब, ये वेव और ये वेव जब इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट आए तो ये कब कब हो सकता है, या तो पाथ डिफरेंस 0 हो, या लैम्डा हो, या 2 लैम्डा हो, या 3 लैम्डा हो, एंड सो ऑन। ऐसी कंडीशन पे हमेशा हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो देखें तो पाथ डिफरेंस क्या जाएगा, n लैम्डा, वेयर n स्टार्ट अगेन फ्रॉम 0 1 2 3। तो कंस्ट्रक्टिव क्लियर हुआ बच्चों। कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस 0 2 पाई 4 पाई या 2n पाई, n के फॉर्म में n यहां से स्टार्ट होता है, एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए n पाई n लैम्डा और n यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। ओके, मेन हमारी इक्वेशन ही यही है, इसी में हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का पता चलेगा, इसी को लेकर चलेंगे। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हम यहां पर लिख दिया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए बच्चों, तो cos फाई की वैल्यू होनी चाहिए -1, every time the value of cos phi should be equal to -1। तो फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहां तक लिख लिया होगा, हाँ चलिए मैं इरेज कर देता हूं। तो फाई की वैल्यू कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, देखिए हमें पता है cos, अगर मैं 180 डिग्री करूं, cos 180 डिग्री में हमेशा मुझे -1 लिखता है, -1 आता है। तो फाई की वैल्यू पाई लें, 3 पाई लें, 5 पाई लें, इस टाइप से पाई हम जैसे जैसे लेते जा रहे हैं, पाई से स्टार्ट करेंगे तो इसमें हर केस में हमें cos 180 डिग्री -1 मिलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो हर टाइम पर -1 आना चाहिए, कि ये कंडीशन में -1 आएगा, मतलब फाई को हम क्या लिखें, 2n + 1 आउट ऑफ ब्रैकेट पाई लिखकर देखें, और n को स्टार्ट कर रहे हैं हम 1 से, नहीं n को स्टार्ट करें 0 से, 0 1 2 3, तो देखिए 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो पाई आ जाएगा, जब 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 3 पाई आ जाएगा, फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 मतलब 5 पाई आ जाएगा। तो ये फेज डिफरेंस होना चाहिए। व्हाट शुड बी फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस शुड बी 2n + 1 पाई, राइट। एंड ये किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं। एंड पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस अगर उसमें 0 λ/2 इस टाइप से 0 λ 2 λ ऐसे आना चाहिए, तो इसमें देखते हैं पाथ डिफरेंस क्या आना चाहिए, पाथ डिफरेंस इनमें 1/2 1/2 के फॉर्म में आना चाहिए, मींस λ/2 आना चाहिए,
लेमडा बाई 2 में क्या करेंगे आप, पार्ट डिफरेंस कितना, लेमडा बाई 2 में फिर क्या आना चाहिए, 3 लेमडा बाई 2 आना चाहिए, 5 लेमडा बाई 2 आना चाहिए। इस टाइप से आपको इस कंडीशन में आना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। इसको n के फॉर्म में बनाए अगर, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, ये ऐसे इवन ओड मल्टीपल में आना चाहिए, 1 बाई 2 के, लेमडा बाई 2 के इवन ओड मल्टीपल में आना चाहिए। तो इसको बना सकते हैं 2n प्लस 1 आउट ऑफ ब्रैकेट लेमडा बाई 2 बना सकते हैं। तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करना है बच्चों, n की वैल्यू 0 करेंगे तो लेमडा बाई 2 हो जाएगा, 0 1 2 3, ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं, n तक जा सकते हैं। तो देखिएगा अगर n की वैल्यू आपने क्या लिखी 0 तो ये लेमडा बाई 2 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 लिखी तो ये कितना हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 लिखी तो ये 4 2 2 4 1 5 लेमडा बाई 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। आगे होगा समझ में, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस इज ओके एंड फेज डिफरेंस इज आल्सो ओके। So I hope there is no issue with path difference and phase difference. So I have cleared this topic, and in next topic we are having that topic that is very important topic. This is Young's double slit experiment. ये भी important है क्योंकि ये जब तक समझ में नहीं आएगा तो आगे का थोड़ा समझना डिफिकल्ट होगा। So thank you for watching this video.